हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राउज एकेडमी में। आज इस एमसीक्यू की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो पहला एमसीक्यू है वो बात करता है हमारी सरकार के अंग के बारे में, मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, ये हम सभी जानते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। मतलब कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लेकिन इसका सीक्वेंस पूछा है क्योंकि हमें पता है कि जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब के अलग अलग कार्य हैं। हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है हमारे इंडिया में। तो कहता है कि सीक्वेंस क्या होगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या फिर यहाँ पर सारे जो टर्म्स हैं उनको शफल कर दिया गया है। हमें पता है कि मेन काम जो होता है, सबसे पहला काम लेजिस्लेचर का, जो करती है कानून बनाने का काम। किसका? लेजिस्लेचर का। उसके बाद आती हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि वो वाली सिस्टम जो कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है एग्जीक्यूटिव। उसके बाद वो सिस्टम आता है जो इस कानून पर व्याख्या करता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी। ठीक है, तो ये इसका होगा सीक्वेंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो दिखता है आपको ऑप्शन सी में। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों का क्या काम है। अगर हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट के बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जितने भी आईएएस ऑफिसर जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही, वो सभी आ जाते हैं जो प्रोग्राम या कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद इस चीज़ पर व्याख्या करने का काम कौन करेगा, इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा, वो करेंगी हमारी जुडिशरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होगी। अब देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू को। जो हमारा सेकेंड एमसीक्यू है वो कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एनी वैकेंसी, रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि राष्ट्रपति के किसी भी तरीके से, जैसे कि मृत्यु, त्यागपत्र, अनुपस्थिति के कारण अगर स्थान रिक्त हो जाता है, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का है आर्टिकल 65। ठीक, हमारे जो संविधान का आर्टिकल 63 कहता है कि एक पोस्ट होगी। किसकी पोस्ट? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होगी। हमारा आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का। हम जानते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे ही वह पदभार संभालते हैं उपराष्ट्रपति का, वैसे ही वो पदेन सभापति हो जाते हैं हमारे राज्यसभा के, अपर हाउस के या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। तो जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 65, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति का स्थान या पोस्ट रिक्त हो जाती है, तो एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति, जिसे हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, कौन कार्य करता है, वो है वाइस प्रेसिडेंट का काम। तो वो आर्टिकल कौन से मेंशन है, आर्टिकल या अनुच्छेद 65 में ये चीज़ मेंशन है। तो इसका आंसर हो गया 65। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि हु एक्सरसाइजेस द एक्चुअल और एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? पार्लियामेंट, सवाल ही नहीं उठता। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या नौकरशाही। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 52 हमारे देश का एक नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड नहीं होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड है।
ये कह सकते हैं कि नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन रियल काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमें पूछा गया कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल जो है प्राइम मिनिस्टर का वो है 74, 75। आगे देखिए, ये क्वेश्चन 2020 MPPSC का क्वेश्चन है, PYQ है। इसमें कहा है कि मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हु लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़ी हुई स्टेट के नाम दिए गए हैं जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है PV नरसिम्हा राव का। PV नरसिम्हा राव, आप सभी लोग इन नाम से परिचित होंगे। 1991 जब हमारे LPG रिफॉर्म आए थे, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम पर थे मनमोहन जी, उन्होंने LPG रिफॉर्म लाए थे, उस टाइम पे नरसिम्हा राव ही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पूछा है इनसे जुड़ा हुआ स्टेट, वो हम एक एक करके देखेंगे। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है हमारे इंडिया के पहले नॉन कांग्रेसी PM थे। ठीक है, ये बने थे 1977 में, इंदिरा गांधी जी के बाद जब सरकार गिरी थी उसके बाद में ये हमारे पहले नॉन कांग्रेसी PM बने थे। उसके बाद आते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा हमारे 11th PM थे, ये कर्नाटक से आते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह यहाँ पर नाम दिया हुआ है। चौधरी चरण सिंह ये वही हैं जिनके जन्म तारीख पर हमारे यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है। इनको माना जाता है किसानों के चैंपियन लीडर के रूप में, इन्हें कहा भी जाता है किसानों का नेता। ठीक है, इन्होंने किसानों के लिए और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भारत में बहुत काम किए थे और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था आपका UP, अनडिवाइडेड UP यहाँ लिखा हुआ है। और जो चौधरी चरण सिंह थे वो हमारे देश के 5th PM थे। ठीक, 5th प्रधानमंत्री थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी, आप तो सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी का कार्य क्षेत्र गुजरात था। तो देखा जाए मोरारजी देसाई आते थे बॉम्बे से। उसके बाद HD देवगौड़ा कर्नाटक से आते हैं। चौधरी चरण सिंह अविभाजित UP, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो आते हैं गुजरात से। आंध्र प्रदेश बच जाता है। आंध्र प्रदेश PV नरसिम्हा राव का एरिया था। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर D। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका का भाग होता है। अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के अंग भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि कौन पार्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए हमारे जो मेन हमारे इसमें हमारे MPPSC के सिलेबस में दिया हुआ है फेडरल एग्जीक्यूटिव। फेडरल एग्जीक्यूटिव में हमारे जो नाम हैं, पहला तो आप देख लीजिएगा, पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन कौन आते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं अंडर फेडरल एग्जीक्यूटिव। दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे हैं PM। उसके बाद PM के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे या फिर मंत्रिमंडल होगा वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक और नाम जो आता है वो आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। इसके बारे में हम बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस आता है इसके अंतर्गत। ये समझ लीजिए मेन वो लोग हैं जो आते हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव में। अब ऑप्शन में देखते हैं हम। प्रेसिडेंट दिया हुआ है, बिल्कुल आते हैं ये। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ये बिल्कुल आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं ये। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद रखना आर्टिकल 76 में हमारे संविधान में इसका इनका मेंशन है, आर्टिकल 76 में। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आते हैं। ठीक, तो पूछा गया था हु आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाता है। अब देखें आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 किसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है।
हमने कहा था आपके आर्टिकल 74-75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर, इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में ही देख सकते हैं, इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा कोई संबंध नहीं है इस आर्टिकल से, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कोई संबंध नहीं है, हमें पता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया 148 समथिंग में इनका मेंशन है, ये भी बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया की ड्यूटीज़ लिखी हैं आर्टिकल 78 में, ठीक है, इनके कर्तव्यों का जो है मेंशन आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। द मिनिस्टर्स इन इंडिया होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, कह रहे हैं कि भारत में मंत्री किसकी इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। एक शब्द मिलता है हमें संविधान में जिसका नाम है प्रसाद पर्यंत, इसके बारे में बात करेंगे हम। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है, जहाँ भी आपको ये दिख जाए कि प्लेजर ऑफ मतलब कि किसकी प्रसन्नता से, किसकी खुशी के ऊपर इनकी जो टिकी हुई है इनकी पूरी पोस्ट, वो है, इनका आंसर है प्रेसिडेंट, याद रखिएगा प्रेसिडेंट। इनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार है किसी भी समय हटा देने का, पद से हटा देने का, किनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी और कैसे भी अपने मन से हटा दें। हटाने का जो कर्तव्य है वो भले ही प्रेसिडेंट का हो, लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब तक कि किसकी सहमति ना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सहमति ना हो, तब तक प्रेसिडेंट किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, इन विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 75 of the Indian Constitution it is mentioned that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha। इससे हमारे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ना तो राज्यसभा ना तो कोई और, कौन, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के किस उपखंड में, हमें सब क्लॉज की बात करनी है, हमें पता है आर्टिकल 75 तो है ही है, ठीक है। अब कह रहा है किस सब लोगों के, आर्टिकल 75 में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, अपॉइंटमेंट से लेकर टेन्योर से लेकर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये कह रहा है कि कौन से सब क्लॉज में ये बात की गई है कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लोकसभा में जो मेजोरिटी होती है उसी की तो सरकार बनती है, ठीक है। तो अकाउंटेबल होंगे किसके लिए, लोकसभा के लिए। और आगे हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी। तो इसका जो जवाब है वो है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, अभी हमने बात करी है इसकी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, राज्यसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग का कोई भी क्लॉज या कोई भी प्रोविजन हमारे इसमें नहीं दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो बिल्कुल बनता नहीं, याद रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि जो भी मेजोरिटी वाली सरकार होगी, अगर हमें एक टेस्ट करना है उस मेजोरिटी वाली सरकार के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि लोकसभा में लाया गया किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से, मतलब जो भी लोकसभा का मेंबर होगा वो एक प्रस्ताव लेकर आएगा। जनरली कौन लेकर आता है, जनरली अपोजिशन वाले लेकर आते हैं कि जो सरकार है अभी उनके पक्ष में अभी भी मेजोरिटी है या नहीं, मतलब कि जो भी सांसद होते हैं हमारी संसद के अभी भी इनके पक्ष में है या नहीं, मतलब कि मेजोरिटी है या नहीं अभी भी। अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो फिर सरकार गिर जाती है, और अगर फिर भी बहुमत रहा तो सरकार ऑब्वियस सी बातें बनी रहेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है जिसकी सरकार है उनके खिलाफ लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है, ठीक। अब हमारी जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 243 करेंटली ये स्ट्रेंथ है, इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ करने के बाद +1 जो मेजोरिटी होगी, तो मान लीजिए उतने एमपी इनके पक्ष में आ जाते हैं जिसकी सरकार है, तो फिर सरकार बनी रहेगी। तो इसका आंसर है लोकसभा।
अब है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होते हैं। इसका जो जवाब है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, उसके जो हैं प्रेसिडेंट या उसको जो लीड करते हैं वो कौन करते हैं? PM। आपको ये पता होगा जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसका कोई भी सब डिपार्टमेंट नहीं, वो सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं? PM को करते हैं। तो PM के अंडर में आते हैं स्पेस वाला और साइंस वाला भी डिपार्टमेंट। आगे देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें कहा जाता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका मेंशन हमारे संविधान की अनुच्छेद 76 में मिलता है हमें ये, ठीक है। इसमें कहा जाता है एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा तो इनकी अगुवाई कौन करेगा, इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसके लिए एक व्यक्ति है, उनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इसका मेंशन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसको अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर भी होता है, किसका? यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर, ठीक है। स्टेट का नहीं होता है, स्टेट के लिए फिर एडवोकेट जनरल जो है उनकी पोस्ट है, ठीक। इसके अलावा कौन बन सकता है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन सकता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए दो अर्हताएं या दो योग्यताएं दी हुई है। पहला ये कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, एक्सपीरियंस है उनका। या फिर हाई कोर्ट का और एडवोकेट होना चाहिए, प्रैक्टिस करी होनी चाहिए उन्होंने 10 साल की। जो भी पर्सन है जो कौन एलिजिबल माना जाएगा, या तो हाई कोर्ट का जज हो 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 साल के लिए। वो पर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है, वही पर्सन होगा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन पाए, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। दूसरी बात, इसको बोलते हैं लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सारे लीगल मैटर पे सारी सरकारी जो सलाह कौन प्रोवाइड करवाएंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये लिखा है आर्टिकल 76 में। ओके। भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमने पहले डिस्कशन इसका कर लिया है। कह रहा है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल की जाती है, ये बिल्कुल सही है। He must have the same qualifications as are required for judge of Supreme Court। अभी हमने बात करी हाई कोर्ट के जज होना चाहिए कितने? 5 साल का एक्सपीरियंस, और हाई कोर्ट के एडवोकेट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। चौथा कह रहा है उनके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च हो गई है। He must have been a member of either house of parliament। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल योग्यता ज़रूरी नहीं है कि उन्हें किसी संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोसीडिंग होती है संसद की उसमें ये प्रेजेंट रह सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। इम्पीचमेंट वर्ड का जो यूज़ है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया गया है अंडर आर्टिकल 61। याद रखिएगा, इम्पीचमेंट वर्ड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। तो फर्स्ट ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 2, तो फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद लिखा है हु कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर। अभी हमने बात करी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं अटेंड होने की। चीफ इलेक्शन कमीशनर नहीं, इनके पास पावर नहीं, इनके पास भी नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सदन के सदस्य होने के
बिना भी वो सदस्य में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, ये तो अब रट ही जाना चाहिए, अंडर आर्टिकल 76। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी, इस सीरीज से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।